हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का टाइप नंबर 3। आज हम उसके टाइप नंबर 3 की बात करना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले मैं 2 टाइप आपको करा चुका हूँ। फर्स्ट टाइप में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना सिखाया था हमने, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है। दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हमने टाइप नंबर 2 में सिखाया था आपने। टाइप नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन एंड क्यू इज सम इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन हमने अब तक करा चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने ये पुराने नहीं किए तो वह पुराने वीडियो देख सकता है। जो वीडियो में ब्लू लाइन आती है उस पर अगर क्लिक करोगे आप तो पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा टाइप नंबर 3 की बारी। अगर टाइप नंबर 3 की बात करें हम तो देखिए, टाइप नंबर 3 करने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी है, जिसका थ्योरम का नाम है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है थ्योरम का बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय हम थ्योरम बोलते थे, इसलिए ध्यान रखना इसको। थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? प्रमेय हिंदी में। तो एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए बेटा, जो मेरी सबसे फर्स्ट क्लास थी उस क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में आपको ये बताया था क्या नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। उसी में हमने बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया था आपको जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वही हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर, और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब देखिए, जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। देखो, 4 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? हमारे 3 फैक्टर हो गए। मैंने कहा था जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 2 से ज्यादा में 3 आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है हमारा वो क्या है? 4। इसके बाद प्राइम नंबर के लिए हमने कहा था ओनली 2 फैक्टर्स। तो जैसे हम 2 लिया, 2 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2। इसलिए 2 जो है हमारा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते थे अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो बन गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो 4 को हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। तो मैंने कहा था जब फर्स्ट क्लास कराई थी तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास हमारी। यदि फर्स्ट क्लास को आप डेली रिवाइज नहीं करोगे तो ये मान के चलिए फिर प्रॉब्लम आती ही रहेगी। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं उनमें फर्स्ट क्लास का बहुत यूज है, तो इसलिए फर्स्ट क्लास को आप बार बार कॉपी में जो लिख रखा है आपने उसको रिवाइज करते रहे या वीडियो देख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को इसने बोला फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब जैसे 2 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 2, 4 के हो गए 2 इंटू 2, ये फैक्टराइजेशन है। एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब तुम जानते हो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका? प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का नहीं करना। जैसे 8 के हम फैक्टर करने लग जाएं 2 इंटू 4, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता। यदि 4 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हमें इसकी क्या करना है? केवल प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारा 2 जो है प्राइम नंबर होता है, इसलिए 2 की फॉर्म में इसे लिख दिया। जैसे मान लीजिए हमारा होता एकदम ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ चेंज नंबर भी आ जाए, 36। 36 के यदि मैं फैक्टर करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए, तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर सेम ही आते हैं कि 2 2 2 ही आएगा, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है जिसमें 2 3 7 और भी चेंजेस आते रहे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। फैक्टराइजेशन मतलब ये वाला। फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में जो बोलते हैं गुणनखंड।
ठीक है, गुणनखंडन ये बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हमने देखा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा होना चाहिए दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सबसे मेन बात इसमें ये है, सबसे मेन बात है इसमें यूनिक वाली। तो हमें मेन कंसंट्रेशन इस थ्योरम में जो करना है वो यूनिक पे करना है। यूनिक का मतलब होता है बेटा कि एक ही तरह से लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि उसे हम डिफरेंट तरीके से लिख दें। देखो जैसे अभी समझाएंगे, इसको एग्जांपल लेके समझाएंगे। तो हिंदी में इसको बोलते हैं यूनिक को अद्वितीय। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छी तरह। अभी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, हमें ये ध्यान नहीं रखना कि किस ऑर्डर पे आ रहा है। ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 2 into 3, तो यहाँ 2 पहले आ रहा है 3 बाद में। यदि मैं 3 into 2 लिखूं, यहाँ 3 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पहले कौन आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद। यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे हमने रोटेट कर दिया इसके ऑर्डर को, तब भी वो यूनिक ही माना जाएगा। तो ये दोनों नंबर हमारे सेम आएंगे, क्योंकि देखो आपको पता है 3 2 जा कितना होता है 6, 3 2 जा कितना होता है 6। तो अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स भी कर दें या हम इंटरचेंज कर दें, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं हमारे, मान लीजिए जैसे 2 into 2 into 3, ये फैक्टर आ रहा था हमारा 4 3 या 12 के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 3 पहले लिख दूं 2 बाद में, तब भी ये सेम माना जाएगा, यूनिक माना जाएगा। इसके बाद यदि मैं ऐसे लिख दूं 3 पहले लिख दूं फिर 2 into 2 लिख दूं, ये तीनों ही आपस में क्या है, सेम। तो इसे वो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर होगा तब भी हम ये मानेंगे कि वो सेम फैक्टर है। देखिए अब पूरा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए बेटा, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम अगर कंपोजिट नंबर के फैक्टर करते हैं तो उसके प्रोडक्ट प्राइम नंबर के फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है उसे। उसके जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब देखिए एग्जांपल से समझिए। ये एग्जांपल हमने लिया है 120 के हमने फैक्टर किए। देखो बेटा 120 के फैक्टर हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे 6th 7th 8th में, उसी रूल को हम आधार बनाकर हमने ये देख लिया कि इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस बच्चे को भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते, आज मैं एक डिविजिबिलिटी रूल की भी वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है बेटा। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें डिविजिबिलिटी रूल भूल गए, दोबारा रिवाइज करना है, और जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं, उन्हें नहीं देखनी। तो देखो 2 से डिवाइड किया हमने 120 को, तो 2 से ये गया 6 टाइम्स 0 का 0, 2 से गया ये 3 टाइम्स 0 का 0, 2 से गया ये 1 1 0 10 बचा, तो मतलब 5 आ जाएगा। 3 से किया इसको 5 टाइम्स और 5 से किया 1 टाइम्स। इसको बोलते हैं हम फैक्टर्स। हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, 120 के फैक्टर्स कर लिए। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कर लिए हमने, गुणनखंड कर लिए 120 के। अब देखिए उनको मैंने लिख दिया इधर। अब देखिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दिया था। मुझे पता है 3 बार तो 2 आ रहा है, देखो गिन के इसमें 3 बार 2 लिखा है या नहीं लिखा, मैंने 3 बार 2 लिखा है। 1 टाइम्स 3 आ रहा है और 1 टाइम्स 5 आ रहा है। इसको यदि मैंने ऐसे लिख दिया या मैंने ऐसे लिख दिया, तीनों 2s को एक साथ लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, या मैंने लिख दिया, इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि जो सेम प्राइम नंबर हमारा आ रहा है उसको पावर में लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 3 आ रहा है 1 टाइम्स तो 3 की पावर 1, 5 आ रहा है 1 टाइम्स तो 5 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में, या कभी हम ये भी कर सकते हैं 5 पहले लिख दें। हमने क्या किया, 5 पहले लिख दिया, फिर 2 लिख दिए 3, फिर उसके बाद हमने 3 लिख दिया। ये चेंज नहीं माना जाएगा, ये यूनिक फॉर्म ही मानी जाएगी। अब जरा हिंदी में देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या वही प्राइम नंबर मैंने बता दिया था, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के गुणनफल फैक्टराइजेशन
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम का मतलब इसमें वही था कि हमें इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमने 2 पहले लिखा 3 बाद में, 3 पहले लिखा 2 बाद में, ठीक है, के बिना अद्वितीय यूनिक मतलब इसको लिखने, अगर हम ये लिखें तो ये लिखने का इसे लिखें ये सभी यूनिक फॉर्म है। यूनिक फॉर्म का मतलब है केवल इन सभी को एक ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसे डिफरेंट माने, इसे डिफरेंट माने, इसे डिफरेंट, ठीक है। तो केवल यूनिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे से हमने कहा कि भाई 120 के फैक्टर निकालो, उसने 2 की पावर 4 निकाल दिया, मतलब 2 जो है जैसे हमारा इसमें 3 टाइम्स आ रहा है तो उसने 2 4 बार निकाल दिया, 3 2 बार निकाल दिया। सभी बच्चे या सभी जो जानकार है वो इसको जब भी निकालेगा तो वो हमेशा फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 की पावर 3 निकलेगी, 3 की पावर 1 निकलेगी, 5 की पावर 1 लिखेगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसी ने इसको ऐसे लिख दिया तब भी सेम माना जाएगा, ऐसे लिख दिया तब भी सेम माना जाएगा, तो उसे हम बोल रहे हैं यूनिक फॉर्म। तो ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम। इस फंडामेंटल थ्योरम के आधार पर हमें इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन देखने हैं हमें। देखिए जैसे क्वेश्चन हमारा आता है ये फर्स्ट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा। ये क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ। क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या क्या निकालना है, लासा निकालना है और मासा निकालना है, ठीक है। हिंदी में इसको लासा बोलते हैं और इसे बोलते हैं मासा, तो परेशान नहीं होना। तो लासा और मासा दोनों निकालने हैं, किसके, हमें 21 और 91 के, ठीक है। और वो भी किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मेथड आया, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा, हो सकता है हम नाम भूल गए हो। जब मैं मेथड समझाऊंगा तुरंत याद आ जाएगा आपको क्या था ये। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास नंबर है 21 एंड 91। हमने क्या किया, 21 के फैक्टर्स कर लिए, अभी पीछे बताया था मैंने फैक्टर करने का तरीका, ठीक है। देखिए 21 के फैक्टर किए मैंने, देखिए 2 की टेबल में डिवाइड होगा नहीं, डिविजिबिलिटी रूल थी हमारी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, यदि किसी संख्या में लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो 2 से डिवाइड होता था, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 आ रहा है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसके बाद जाएंगे हम किसका, 3 पे। तो 3 से चेक किया, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी हमारी कि अंकों का योग, यदि 3 का मल्टीपल बन रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अंकों का योग करो, 1 में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यदि जोड़ने के बाद 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, 21 आ जाए, इस तरह से 3 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड हो जाती है, 3 से, ठीक है बेटा। तो अब 3 से हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि नॉर्मल था हमें याद था 7। अगर कोई बड़ी संख्या होती तो हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना ही पड़ता, इसलिए डिविजिबिलिटी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए 7 से डिवाइड किया इसे 1 टाइम्स। सिमिलरली हमने 91 के फैक्टर किए। अब 91 में लास्ट में 1 आ रहा है तो ये पक्का है कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक किया, 9 और 1 10 आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है 10, तो 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब याद रखो हमेशा चेक हमें अभाज्य संख्या करनी है, प्राइम नंबर करने हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, प्राइम नंबर जो जिसके केवल 2 फैक्टर होते थे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 15 नहीं आएगा, 17, ये प्राइम नंबर होते थे हमारे, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, सबसे पहले हमने किससे चेक किया, 2 से, फिर किससे चेक किया, 3 से, 4 से हमें चेक करना नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं। अब हम चेक करेंगे किससे, 5 से।
5 से चेक किया। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आए वही केवल 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 आ रहा ना 5 आ रहा, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो छोड़ दिया। 5 के बाद क्या नंबर आता है? 7। 7 के लिए हमने डिविजिबिलिटी जो बताई है वो बहुत लंबी थी, इसलिए 7 को हमें क्या करना है, 7 से उस नंबर को डिवाइड करना है। जब मैं डिविजिबिलिटी कराऊंगा तो 7 का रूल सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो उसमें डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में 7 से कैसे डिवाइड करना है, मतलब कोई नंबर डायरेक्ट कितना बड़ा नंबर दे रखा है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, वो मैं डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में कराऊंगा, तो उसमें देख लेना। अब हमें ये पता है, 7 से चेक किया इसे, 7 1 जा 7, 2 बचा, 2 और 1 21 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, बचा कितना 2, और 2 और 1 21, 7 3 जा। बेटा जिस बच्चे पे नहीं आए तो ऐसे करके डिवाइड कर लेना, 7 1 जा 7, बचा कितना 2 1, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब ये मानते हैं कि हाँ भाई ये डिवाइड पूरा हो गया, ठीक है? अब देखा हमने 7 हो गया। अब कभी भी ध्यान रखें, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए तो हमें पीछे की किसी भी डिविजिबिलिटी को चेक नहीं करना, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर वो डिवाइड होना होता तो पहले ही हो जाता, इसलिए पीछे की डिविजिबिलिटी को चेक नहीं करना। अब 7 से आगे जाएंगे, 7 से आगे हम 11 का पर गए। 11 की डिविजिबिलिटी कहती थी अल्टरनेट नंबर्स को जोड़िए, अल्टरनेट नंबर्स को, उसके बाद उन्हें आपस में माइनस कर दीजिए। यदि आंसर में 0 11 22 33 मतलब 11 का मल्टीपल, 0 और 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो हम कहते थे वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा हो नहीं रहा। इसके बाद 13 से देखा तो 13 से 13 तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें इसे लिख देना है हमें। 21 के फैक्टर्स आ गए हमारे 3 into 7, और जबकि 91 के फैक्टर्स आ गए हमारे 7 into 30। ठीक है बेटा यहां तक? अब देखिए, अब हमें याद करना है एचसीएफ क्या होता था। मैंने फुल फॉर्म बताई थी इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिख देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? लासा बोलते थे वो मासा, हिंदी में मासा बोलते थे। सबसे बड़ी वैल्यू जो उससे डिवाइड हो, सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर होगा जो इससे डिवाइड होगा वो देखते हैं। देखिए बेटा, एचसीएफ निकालने का आसान सा तरीका क्या है हमारा, जो भी यहां फैक्टर्स दे रखे हैं, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं भाई, फैक्टर्स में तो कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, केवल प्राइम फैक्टर्स, जो भी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं हमारी, उनकी जो सबसे छोटी पावर होगी वह लिखनी है इसमें। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 21 एंड 91, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां 3 की पावर आ रही है 1, जब कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब कितना है वो 1। यहां 7 की पावर कितनी आ रही है 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब ये बताइए, यहां पर 3 की पावर 1 आ रही है और यहां पर 3 की पावर आ ही नहीं रही। जब पावर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या होता है, 0 पावर है, ठीक है? कैसे? हमारा 8th क्लास में एक फॉर्मूला था, किसी की पावर 0 होती है तो उसे 1 बोलते हैं। तो अगर हमने कहा यहाँ पे 3, इस वाले केस में 3 की पावर नहीं आ रही तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या मतलब क्या होता है 1। तो इसलिए यहां पर 3 की पावर 0 है और यहां पर 3 की पावर क्या है 1, तो इसलिए छोटी पावर क्या मानी जाएगी, 3 की पावर 0। अब देखिए, यहां 7 की पावर 1 आ रही है, यहां 7 की पावर 1 आ रही है, तो छोटी पावर क्या मानी जाएगी, दोनों में 7 की पावर 1। यहां 13 की पावर 1 आ रही है लेकिन ऊपर वाले में 13 की पावर आ नहीं रही, तो इसका मतलब 13 की पावर 0, क्योंकि ऊपर की पावर में क्या आ रही होगी, 13 की पावर 0। अब किसी की पावर 0 यदि हम करते हैं, अगर हम किसी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर भी चल जाएगा, रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर की पावर यदि 0 करते हैं तो वो 1 बन जाती है, तो ये 1 बन गया, तो ये बन गया हमारा 7। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा 7। बस तरीका याद रखना है। हम देखो, नाम तो है इसका हाईएस्ट,
लेकिन जो पावर लेते हैं लीस्ट, पावर लेते हैं छोटी वाली, ऐसे लिख देता हूं, छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, याद रखोगे, छोटी पावर लेनी है। ठीक है, अब एलसीएम देखिए, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम अभी निकालता हूं। देखिए एलसीएम निकालते हैं इस क्वेश्चन का। 21 और 91। देखिए बेटा 21 और 91 का हमने एलसीएम निकाला। 21 एंड 91 का एलसीएम निकाला। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। सेम प्रोसेस, हमने 21 के फैक्टर्स देखे थे पीछे क्लास में, पीछे पेज पर देखे थे हमने, 3 इंटू 7 आए थे, और 91 के फैक्टर्स देखे थे हमने, 7 इंटू 13 आया था। इन सब की पावर्स कितनी थी? 1। ठीक है बेटा, ये तो हम अभी बैक वाले पेज पर देख चुके हैं। अब एलसीएम निकालने में, क्योंकि एचसीएफ में हमने ली कौन सी पावर? जो सबसे छोटी पावर आ रही थी। अब एलसीएम का नाम क्या होता है पूरा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम तो लीस्ट है, लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, सबसे छोटा। लेकिन पावर लेनी है हमें, पावर लेनी है, कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट पावर, बड़ी, ऐसे लिखे, हाईएस्ट ना लिखे, बड़ी, बड़ी पावर लेनी है। ऐसा बेटा, पावर का मतलब घात हिंदी में, ठीक है, घात। तो अब ये देखते हैं हम एलसीएम 21 एंड 91। अब देखो यहां पर 3 की पावर कितनी आ रही है? 1। यहाँ पे 3 की पावर नहीं आ रही, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी आ रही होगी? 0। तो 3 की पावर 0 बड़ी है या 3 की पावर 1 बड़ा है? तो 3 की पावर 1 बड़ी है। यहाँ पर 7 की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे 7 की पावर 1 आ रही है, तो बड़ी पावर क्या मानी जाएगी? 7 की पावर 1 ही। यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, इसको देखा, 13 की पावर 1 आ रही है, ऊपर वाले में 13 की पावर क्या आ रही होगी? 0। तो इसका मतलब बड़ी पावर क्या मानी जाएगी? 13 की पावर 1। ये बन गया हमारा क्या? एलसीएम। ठीक है बेटा, मन करे तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सीधे इस फॉर्म में भी लिखा रहने दे सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देख लीजिए, 7 का सबसे पहले इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। अब 13 की टेबल यदि आती है तो अच्छी बात, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 13 का मल्टीप्लाई करना है 21 से। ठीक है, ये यदि टेबल नहीं आती तो, अगर टेबल आती है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 3, 1 का, अच्छा तो आप वाले तरीके से करूँ पहले मैं, 3 1, फिर ये आ गया 3 2 6 1, ये 3 7 2, ठीक है, ये आ गया 2 7 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था, देखिए दिख रहा होगा, एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था, तथा जांच करनी थी। जांच करने का मतलब चेक करना था या वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था? ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, एक फॉर्मूला नया आया है हमारा, यदि मैं एलसीएम का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। मतलब यदि कोई 2 नंबर हमें दे रखे हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे 2 संख्याओं का गुणन। तो अब
यहां पर हमने वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हमने LHS ले लिया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट में लिखा है, और ये हमारा राइट में लिखा है, तो इसको हम RHS बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, LHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। बहुत सारे बच्चों को पता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। बेटा इन शब्दों को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो इनको समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर हम सीधे LHS RHS यूज करेंगे, हर बार ये नहीं बताएंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां, ठीक है। और दायां और बायां भी याद नहीं होता हो तो दायां याद करने का तरीका है, दायां मतलब दाल खाने वाला हाथ। यदि अब मैं दाल खाऊंगा तो किस हाथ से खाऊंगा, सीधे हाथ से, मैक्सिमम लोग सीधे हाथ से खाते हैं, तो इसलिए दायां दाल, तो उससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। LHS देखा, LHS मेरा दे रखा है LCM का मल्टीप्लाई करना है SCF के साथ। अब LCM देखा मैंने, LCM कितना निकल के आया मेरा 273। SCF कितना निकल के आया था पीछे, देखिए जरा, पीछे हमने SCF निकाला था 21 और 91 का, तो क्या आया था 7, तो हमने SCF लिख दिया 7। क्या मैं इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि 7 10 तक टेबल तो सभी बच्चों को याद होती ही है, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 कैरी, और 7 2 जा 14 और 5 19। तो ये LHS हमारी कितनी आ गई है 191, मतलब 1911। अब देखो RHS, RHS के अंदर दे रखा था उसने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन से थे, 21 और 91। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला केवल दो नंबरों के लिए एप्लीकेबल है, ओनली 2 नंबर्स। अगर नंबर हमें 3 दे दिए, 3 दे दिए, तो उसके बाद ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो केवल ये फॉर्मूला कितने नंबरों के लिए बनाया है, 2 नंबर के लिए, ठीक है। RHS देखा हमने, RHS में 21 और 91 का मल्टीप्लाई करना है। अब वही परेशानी, अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं आता तो सिंपल वाले तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मल्टीप्लाई करने का रैंडम मल्टीप्लिकेशन तरीका होता है, उसकी वीडियो जब कभी टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा, उसे ध्यान से देख लेना। रैंडम मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम बच जाता है हमारा। अब देखिए हमने देखा इसमें हमें 91 का मल्टीप्लाई करना है 21 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, फिर एक क्रॉस, 2 से किया 2, 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये 1 11 9 1 कितना आया 1911। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा LHS में जो आंसर आ रहा है और जो RHS में आंसर आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देखो ध्यान से। सिंस LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, अतः दिस इंप्लाइज एवं ऊपर वाला फॉर्मूला वेरीफाइड, मतलब हमारी जांच जो है सही पाई गई। इसका मतलब हमारी जांच में जो हमने LHS RHS निकाला होगा वो क्या निकाला, सही। यदि बराबर नहीं आता तो इसका मतलब ऊपर हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है। समझ में आ गया। इस वाले टाइप का एप्लीकेशन का एक दूसरा क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो भी देख लीजिए, ठीक है बेटा। अभी एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, जांच करना था, क्या करनी है, जांच। जांच करने का मतलब चेक करना, वेरीफाई करना, मैंने कहा था आपको, ठीक है। चेक करना भी हो सकता है, वेरीफाई करना। जांच करनी थी, क्या करनी थी, कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, हम
फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते थे, गिनती वाले नंबर। गिनती हम कहां से चालू करते हैं, 1 से। कभी भी प्राकृतिक संख्या को 0 से नहीं लिखना, क्योंकि गिनती कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। हमने यदि कहा आपसे कि गिनो क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कभी भी आप ऐसे नहीं गिनोगे 0 1 2, हमेशा ऐसे गिनोगे, पहला बच्चा तो 1 2 3। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती वाले नंबर, इसको इसी तरह याद रखना है। बार बार मैं बोलता रहूंगा, जिससे कि जिस बच्चे को याद नहीं है उसको भी याद हो जाए। और एक बार छोटी छोटी चीजें याद होने लगती हैं तो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनने लगता है। अब तक यदि आपका मैथ अच्छा नहीं है तो इसका कारण यही है कि आप छोटी छोटी चीजों को भूल गए। अगर धीरे धीरे उन छोटी छोटी चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो मैथ के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई और नहीं लगेगा। देखिए बेटा, इसमें कहा गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 की पावर n की जगह हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये संख्या के लास्ट में 0 आ जाए? बीच में नहीं बात हो रही है, लास्ट में, ठीक है। अगर लास्ट में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, इसकी जांच करनी है, ठीक है बेटा। ये नहीं गिनना कि कितने 0 आएंगे। कंपटीशन में आजकल इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितने 0 आएंगे, तो वो हमें नहीं करना। हमें तो केवल ये जांच करनी है कि इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा, बस। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत की, यदि किसी n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है। हम ये मान लेते हैं यदि किसी n का मतलब वही नेचुरल नंबर 1 2 3 कोई भी संख्या हो जाए, 1 से लेके अप टू जब तक जो संख्या हो लास्ट तक, इंफिनिटी से जस्ट पहले, ठीक है। यदि कोई संख्या रख दी जाए तो क्या शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, वो देखेंगे। देखिए बेटा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका एक फैक्टर ऐसा होगा अवश्य ही जिसमें 5 आएगा। देखिए, उदाहरण से समझते हैं इस बात को। देखिए, मैंने कहा यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है, एक मिनट में प्लीज लगा लेता हूं। मैंने कहा था यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो ये अवश्य है कि उसका एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर 5 होगा। जैसे अब सबसे छोटी संख्या हमने मान लो 0 वाली ली, लास्ट में 10। देखो, यदि मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 2 × 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि मैंने ले ली 20 की, देखो लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 20 ली, तो 20 के फैक्टर यदि मैंने किए, देखो एक 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। एक से ज्यादा 5 आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ली 260। अब 260 के फैक्टर किए मैंने अपने नियम से, मैंने देखा लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, मैंने 2 से किया। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 आता तो अब मैं कह देता ये 2 से डिवाइड होता। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने 5 की डिविजिबिलिटी भी बता रखी है आपको कि लास्ट में यदि 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए 5 से कर दिया। अब 13 मुझे पता है प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर किसी और की टेबल में आता नहीं है 1 के अलावा, इसलिए 13 को 13 से डिवाइड कर दिया। तो इसके फैक्टर में आप ये देखो कम से कम एक 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, जो भी नंबर लास्ट में जिसके 0 आ रहा है उसके अंत में, जिसके नंबर के अंत में 0 आएगा उसमें कम से कम एक, ध्यान रखो मैं कम से कम एक कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा 5 आ जाए। ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 50, नंबर क्या लिया मैंने 50, 2 से किया, 5 से किया। अब देखो जरा, अब इसमें कम से कम एक 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। कम से कम एक 5 तो आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है तो कोई बात, कम से कम एक चाहिए था मुझे, तो इसका मतलब इसमें एक 0 आ गया, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या बात बताना चाह रहा हूं मैं। देखिए, तो ध्यान रखें, यदि किसी नंबर के अंत में शून्य आ रहा है, शून्य का मतलब 0 आ रहा है, तो उसमें 5 एक नंबर अवश्य होगा, एक फैक्टर 5 हमेशा होगा। तो इसका मतलब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। इसका मतलब यदि हमने ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसके लास्ट में समाप्त मतलब जहां अंतिम बात में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक 5 आना चाहिए। देखो हमने फैक्टर करके देखे, अगर मैं 6 की पावर n के फैक्टर करूं तो इसे मैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूं। भाई 6 है, 6 2 की टेबल में आ जाएगा, 3 की टेबल में, तो 2 इंटू 3 फैक्टर नहीं लिख सकता, इसको पावर n लिख दी, इसकी पावर n है तो होल में लिख दिया। देखो इसे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, सिंपल बात है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये लिखा था मेरा 6 की पावर n, इसको मैं यदि ऐसे लिख दूं 6 की पावर n, तो कोई पाप कर दिया? अगर मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख दूं, अब कोई पाप कर दिया? नहीं, अभी सही है। तो इस अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर a इंटू बी होल की पावर n लिखा है, तो हम a की पावर n और b की पावर n दोनों की पावर लिख सकते थे। यदि मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस होगा तो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो लिख सकते हैं, और डिवाइड अगर होता तब भी लिख देते हैं। तो याद रखना है, ये फॉर्मूला हमारा 8th क्लास में था कि यदि मल्टीप्लाई दे रखा है तब भी लिख सकते हैं, और डिवाइड है तब भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हमने 2 इंटू 3 की पावर n को 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आराम से लिख दिया। देखो यही लिखा है मैंने, बात समझ में आ गई? इसमें कहीं भी आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब हम ये लिख देंगे क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसलिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी हमारी? किसी भी संख्या का जो फैक्टर बनता है, जो फैक्टराइजेशन करें तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो केवल यूनिक बनते हैं। यूनिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा निकालेगा कोई दूसरा निकालेगा, उसमें फैक्टर्स की जो बनेंगे वो सेम बनेंगे सभी के। तो यदि इसके अंदर 5 नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका किसी दूसरी तरह से फैक्टर निकाला जाए तो वो उसमें 5 आ जाएगा, फैक्टर यूनिक। तो इसका मतलब इसमें 5 आ ही नहीं सकता। जब 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यदि किसी संख्या के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा, तो उसमें कभी भी अंत में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अंत में 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब इसके लास्ट में 0 समाप्ति पर 0 नहीं आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दोबारा पढ़ के देखना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद होमवर्क नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, आ रहा होगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए होमवर्क में केवल 3 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है बेटा, कल जो हमने वीडियो डाउनलोड किया था सॉल्यूशन वाला, टाइप नंबर 2 का सॉल्यूशन, उसमें बेटा एक लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया था। उस क्वेश्चन का वीडियो मैंने इस वीडियो को डाउनलोड करने से पहले डाउनलोड कर दिया है। तो जिस बच्चे को उसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखना था, कल के टाइप नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसका यदि सॉल्यूशन देखना है तो उसे हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।